गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपको जो है प्रेसीज राइटिंग पर थोड़ा एक इंडिकेशन दे दूं और उसके बाद फिर इसको लेकर के आगे बढ़ूंगा। मुख्य तौर पर आप जानते ही हैं कि हाई कोर्ट का जो है हाई कोर्ट असिस्टेंट का मेन होने वाला है और उसका एग्ज़ाम जल्द ही आपको मई लास्ट वीक में या फिर जून फर्स्ट वीक में ले सकता है। पिछले साल जैसे 28 दिन दिया था पिछली बार, तो इस बार भी वही आशा है कि आपको 1 महीना का समय देगा। तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ कुछ फीडबैक जो है यूट्यूब पर भी आप लोगों को डाल दिया जाए। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि आज ही आपकी सुविधा के लिए हम असिस्टेंट के मेन का बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। शाम में 5 से ये 6 से 7 6 PM to 7 PM जो है ना, हाई कोर्ट असिस्टेंट के डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का बैच लॉन्च कर रहे हैं। आप उसमें सादर आमंत्रित हैं। आप अपने अपने साथ जो आपके इष्ट मित्र हैं, जो भी जिनका रिजल्ट ठीक ठाक है 70% या उससे एबव है, तो वो सब जो है वो तैयारी कर सकते हैं इसका आराम से। और आप चाहें तो आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन। ऑफलाइन जो क्लास है वो रमना रोड के ठीक सामने कैंपस ऑफ इम्पैक्ट क्लासेस है। इजी इंग्लिश लिखा हुआ है वहाँ पर। ऑलरेडी क्या है कि मेरा फ़ोटो भी डाला हुआ है, तो आप उसको देख करके बड़े ही आराम से आ सकते हैं। और नया टोला है, ठीक है, नया टोला में और रमना रोड के ठीक सामने, उधर वाला नहीं, अशोक राजपथ की तरफ नहीं, इधर वाला जो बारी पथ है उसमें रमना रोड के ठीक सामने जो है ना इंस्टीट्यूट है। आप चाहें तो उसमें आकर के इनरोल हो सकते हैं। आज से जो है, आज से वो लॉन्च कर रहे हैं और वो जो होगा सिर्फ 2 सप्ताह का बैच होगा, 2-2 घंटे का। और उसमें आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है कि हाई कोर्ट असिस्टेंट में आपको पता ही है कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है उसमें क्या क्या रहेगा। एसे राइटिंग रहेगा, प्रेसीज राइटिंग रहेगा, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, लेटर राइटिंग रहेगा, सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगा, है ना, इत्यादि इत्यादि। और कुछ बदलाव भी कर सकता है। तो बदलाव में जैसे है फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर आर्टिकल को भरने के लिए दे सकता है, प्रपोजिशन को भरने के लिए दे सकता है, या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी आपको दे सकता है। छोटी छोटी बात है, ठीक है। ये सब क्या है ना कि ये सब हो सकता है। अब असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना है, या डिग्री को चेंज करना है, या किसी स्टार्टर को लेकर के कोई सेंटेंस फ्रेम करना है, या सेंटेंस को सिंथेसाइज करना है, या सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल, ठीक है, सिंपल से कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स के कंपाउंड, कंपाउंड से सिंपल सेंटेंस बनाना, इस तरह का चीज़, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी आपको दे सकता है, मे बी ऐसा हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत परिवर्तन, परिवर्तन संसार का नियम है, ये आप जानते ही हैं। देखिए क्या है कि चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं आज हम लोग हाईकोर्ट के संदर्भ में प्रेसीज राइटिंग का। ये बहुत सताता है बच्चे को। इस पर क्या है ना, भरमार भी हो गया है वीडियो का। खूब वीडियो बना बना के लोग जो है ना वीडियो खूब खेला है। देखिए प्रेसीज राइटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर कोई अनसीन पैसेज आपको दे दिया जाता है। क्या देता है आपको? अनसीन पैसेज देता है, ध्यान रखिएगा। अब अनसीन पैसेज अगर मान लीजिए कि अगर 300 वर्ड्स का है, तो 300 वर्ड्स का है तो 1/3 इसका आपको लिखना होता है, यानी 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में आपको इसको लिखना पड़ता है। ये बचपन की बात है। अब ये 100 वर्ड्स जो है, देखिए क्या है ना कि ये हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। अगर 90 वर्ड्स में ही आप अपना काम कर लेते हैं, गुरु जी ये बताए होंगे आपको कि 5 वर्ड ज्यादा हो, 5 वर्ड कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखिए क्या है ना कि एज ए ग्रेजुएट, ठीक, अगर आप सपोज कीजिए 90 वर्ड्स में ही जो टाइटल आपने दिया है, उस टाइटल को अपने सिनॉप्साइज्ड आर्गुमेंट के थ्रू आप प्रूव करने में सक्षम हो जाते हैं। जो बातें पैसेज में कही गई हैं, उन जो आर्गुमेंट्स पैसेज में मेनली दिया गया है, रखे गए इशू के पक्ष या विपक्ष में, उनके सार को आप सही तौर पर रख पाते हैं, ठीक है, संक्षिप्त सार को, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मान लीजिए कि 110 ही लिखा गया, 105 नहीं लिखा है, 110 वर्ड लिखा गया, तो क्या होगा भाई? तो गलत कर देगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप फैक्ट को, ठीक है, सही तौर पर सिनॉप्साइज कर रहे हैं, 10 वर्ड ज़्यादा ही हो गया, तो एग्जामिनर जो है वो, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं कहा गया है, ठीक है, कि 110 अगर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है।
कि अक्सर क्या होता है कि विद्यार्थी जब लिखना शुरू करता है इसमें, तो वर्ड लिखने से ज़्यादा क्या होता है ना, वर्ड का गिनती करता है, वो उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो मामला वहाँ गड़बड़ हो जाता है। अब वर्ड भी उसको ध्यान में लाना है और उसका गिनती भी किए हुए है। तो जब आप लिखिए तो गिनती मत कीजिए, कम से कम 4-5 सेंटेंस लिख लीजिए, उसके बाद आप गिनती कीजिए भाई, अगर आपको गिनती ही करना है, इतना गिनती करने का शौक है। तो ये बात हमेशा क्या है ना, जहन में रखिएगा कि लिखते वक्त गिनती नहीं करना है। ठीक है, ये क्या है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जैसे दे दिया कि भाई इतना ही वर्ड में लिखना है, ठीक है, तो बच्चा जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। अरे भाई इतना ही वर्ड में लिखना है, कैसे लिखेंगे, समझ गए। तो इसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना है कि लिखने से ज़्यादा गिनती पर ध्यान देना, फोकस करना है लिखने पर। और क्या, यहाँ जो हम लिखते हैं उसको अपने शब्दों में लिखते हैं। चलिए उसकी बात तो करेंगे ही करेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ जो सबसे पहली बात होती है अनसीन पैसेज के अंतर्गत, अगर आप देखिएगा तो यहाँ ये बात होती है कि सबसे पहले क्या है, टाइटल सिलेक्शन। टाइटल को सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। देखिए एक तरीका ये है कि टाइटल इज व्हाट, द रिफ्लेक्शन ऑफ थीम। जो दिए गए पैसेज का सार है उसका एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, वो होना चाहिए टाइटल। ठीक, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि जो पैसेज का जो केंद्रीय भाव है और वह केंद्रीय भाव जिस मुद्दे पर फोकस्ड है, ठीक है, उसी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए टाइटल। तो देखिए क्या है ना कि 90% विद्यार्थी के गले ये बात नहीं उतरती है। ठीक है, क्या है कि कोई मैथ पढ़ा है, कोई फिजिक्स पढ़ा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा है, कोई बायो पढ़ा है, कोई कॉमर्स पढ़ा है। ठीक है, तो भाई उसका बहुत ज्यादा लगाव तो लिटरेचर के साथ रहा नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है कि आप देखते हैं कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपने 10th में पढ़ी है और ग्रेजुएशन जब बच्चा करता है उससे टीचर पूछता है कि जरा इसके बारे में बताओ, तो कहता है कि वो सर अब भूल गए, अब ध्यान में नहीं है, जो करे शुरू हो जाता है वहां से। तो ये बात नहीं है। देखिए, तो एक तरीका तो ये है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ थीम, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको ये देखना है कि पैसेज में, ठीक है, पैसेज जो है, पैसेज की शुरुआत किससे की गई, ठीक है, और पूरे पैसेज में जो बातें कही गई अल्टीमेटली वह किस इशू के बारे में कह रहा है और उसका भावार्थ क्या है। भावार्थ के मुताबिक क्या है कि टाइटल का टोन निर्धारित होगा, और जिस इशू पर फोकस्ड है आपका जिस्ट या थीम, वो तो टाइटल में जाएगा ही जाएगा। तो टाइटल में जो जाएगा, जो भी इशू जाएगा, तो उसका भाई टोन होना चाहिए ना कि अफर्मेटिव टोन है कि नेगेटिव टोन। ठीक है, या मान लीजिए कुछ नहीं सूझेगा आपको तो सीधे सीधे क्या करना है, टाइटल दे देना। देखिए एक तरीका जो है बड़ा सिंपल तरीका, एकदम देसी तरीका, सिंपल देसी मेथड, इसको हमने नाम दिया है देसी मेथड। यहां क्या है कि 90% नहीं बल्कि 100%, जो 10% उधर वाला सोफिस्टिकेटेड बच्चा है वो भी, या 90% ये भी, 100% बच्चा इसको समझेगा। जो ले मैन भी है, मैन है, वो भी इस बात को समझ जाए। देखिए कैसे, आपको सिर्फ ये देखना है कि जैसे इशू इन फोकस, ध्यान दीजिए कैसे पकड़ेंगे, कोई बच्चा है कैसे पकड़ेगा। अब देखिए क्या करना है इसके लिए, आपको देखना है ना कि जो भी अनसीन पैसेज दिया गया है उस अनसीन पैसेज के इंट्रोडक्शन में किस मुद्दे को सबसे पहले लाया गया। इंट्रोडक्शन, जहां भी इंट्रोडक्शन है वो सबसे पहले क्या करता है, जिस किसी इशू पर वो पैसेज लिखा गया है उसको फोकस करेगा, करना ही करना है। ठीक है,
नंबर 1, इंट्रोडक्शन में किस इश्यू को फोकस किया है, इस बात पर ध्यान देना। और ये देखना है कि भाई पूरे पैसेज में, ठीक है, कभी कभी क्या है ना, यहाँ बच्चा गच्चा भी खा जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि भाई कौन इशू फोकस किया है कौन नहीं किया है। देखिए ये भी हो सकता है, बहुत के साथ ये बीमारी होती है, उसको बुझाता ही नहीं है कि कौन इशू को फोकस किया है किसको नहीं किया है। तब कैसे होगा, क्या उपाय होगा उसका, बच्चा कैसे समझेगा भाई। मान लीजिए आपको ये भी समझ में नहीं आएगा इशू इन फोकस कौन है इंट्रोडक्शन में, तो आपको क्या करना है, आप इतना सा तो देख सकते हो ना कि भाई कौन सा ऐसा इशू है, ठीक है, जिसको बार बार ऑथर फोकस किया। कौन सा ऐसा इशू है जिसको ऑथर बार बार फोकस किया, ठीक है, इतना तो आप पकड़ सकते हैं। तो जिस इशू को ऑथर बार बार फोकस किया है ना, वही आपका टाइटल होगा, आपका टाइटल उसी पर आधारित होगा। जिसको भी फोकस किया है बार बार, आपका जो टाइटल होगा एकदम उसी पर बेस्ड होगा, ठीक है, बात समझे। और अब उसका टोन क्या होगा, अब टाइटल थोड़ा रिदमिक होना चाहिए, ज्यादा, जैसे आपको मैक्सिमम क्या है 3-4 वर्ड का आप रखिए। अब ये नहीं कि पूरा सेंटेंस आप लिख दीजिए टाइटल में, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये भी बात है। उसका रेंज ऑफ वर्ड्स जो है ना 3 to 4 वर्ड्स चले काफी है, इससे ज्यादा नहीं रखना है। थोड़ा रिदमिक लगना चाहिए, थोड़ा इडियोमेटिक लगना चाहिए। अब रिदमिक या इडियोमेटिक तब ना लगेगा भाई जब बुझाएगा, बहुत को तो बुझाता ही नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम पास कर गया, ठीक है। लेकिन बात है कि यहाँ पर बहुत के पल्ले ही नहीं पड़ता है कि भाई कि टाइटल जो है होगा क्या, पहले तो टाइटल ही सेलेक्ट करना नहीं जानता है, तो रिदमिक अनरिदमिक इसका ज्ञान जो है उसको कहाँ से होगा। तो देखिए क्या है ना कि कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि भाई एकदम आपका म्यूजिकल ही होना चाहिए टाइटल। कितने विद्यार्थी का म्यूजिकल होगा भाई। तो सबसे पहली बात कि जो भी इश्यू बार बार ऑथर के द्वारा फोकस किया गया है, आपका टाइटल उसी पर आधारित होगा। नंबर 1, देखिए इसको एकदम आराम से एक लेमैन भी इस बात को समझ सकता है, ठीक। अब उसका टोन क्या होगा, तो शुरू में देखना है क्या बोला है, ठीक है, और लास्ट में देख लेना है कि क्या कंक्लूड किया। उसके कंपैरिजन के आधार पर उसका टोन जो है, ठीक है, यानी कि टाइटल हमारा अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके आधार पर तय कर लें, ठीक है। मान लो बच्चा तुमको ये भी नहीं बुझाता है कि इसका टोन जो है अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, बस जो इश्यू इन फोकस है उसको डाल दो। क्यों, क्योंकि नीचे जो हम लिखेंगे अफर्मेटिव लिखें या निगेटिव लिखेंगे तो उसी के बारे में, ठीक है। ये हुआ टाइटल सिलेक्शन की बात, बड़े आराम से आप टाइटल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि प्रेसीज लिखेंगे कैसे, वो भी बहुत आसान है, ठीक है, तरीका एकदम आसान है। थोड़ा बहुत लिखने के लिए आपको आना चाहिए अपनी भाषा में, ठीक है। तो आज इस अपील के साथ कि आप इस वीडियो को देखें, ठीक है, कुछ सीखें, साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों को भी कहें सीखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको सब्सक्राइब करें। और आज जो हमारा बैच लॉन्च हो रहा है 6 से 7 बजे, 6 PM to 7 PM, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के भाग लें। जय हिंद, जय भारत।